So, hello everyone, this is Vandana Saraswat and I welcome you all to Physical Education India's app. यूजीसी नेट और जेआरएफ की जो क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं, ये उनका एक डेमो लेक्चर है जो हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो हमारा एक सब्जेक्ट है उस पर स्टार्ट करने वाले हैं। हम कुछ 3-4 टॉपिक्स की इसमें बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको हो सकता है बहुत सारी नई चीजें भी सीखने को मिल जाएं इसी लेक्चर के थ्रू। इस लेक्चर के बाद में आप डिसाइड कर सकते हो कि आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं। इसके अलावा 2 अदर सब्जेक्ट पे भी जो हमारे को टीचर्स हैं उनके भी डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हो। फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्लासेस कैसी लगी, कंटेंट कैसी लगा। तो क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपना। माय नेम इज वंदना सारस्वत एंड आई डिड माय बीपीएड फ्रॉम LNIP ग्वालियर एंड MPEd फ्रॉम HNBGU गढ़वाल यूनिवर्सिटी। आई हैव रिसेंटली क्वालिफाइड यूजीसी नेट एंड जेआरएफ एग्जामिनेशन। उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज करे हुए हैं, स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग का हो गया, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का हो गया। तो मेरे पास प्रॉपर डिग्री और एजुकेशन और सारी चीज़ें हैं जिससे कि मैं आपको एक अच्छा कंटेंट दे सकती हूँ। तो आप कंटेंट को लेके, आप पूरे नोट्स को लेके, आप स्टडी मटेरियल को लेके बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि मैं अश्योर कर सकती हूँ इससे बेस्ट नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले किसी भी प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि जितना एग्जाम की चिंता आपको, उससे डबल ज़्यादा चिंता हमको है आपके एग्जाम की। तो भारी भारी मोटी मोटी बुक्स को पढ़ने की जगह आपके लिए उन सबको हमने पढ़ के प्रिसाइज करके नोट्स को रेडी किया हुआ है। और आप जैसे इन नोट्स को देखोगे आप भी सोचोगे और बोलोगे कि हाँ, ये अच्छा कंटेंट है और हमारे एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आगे आपको जो वीडियो में आपको समझ में आएंगे उसके बाद में आप आराम से डिसाइड कर सकते हो कि आपको आगे क्या करना है। तो हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ। इसके जो अंदर इसके टाइप्स हैं, इसके जो फेजेस होते हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। बेसिक चीज़ों की बात नहीं करेंगे हम कि मेथड्स कैसे इंप्रूव करते हैं, इसका क्या होता है, छोटी मोटी चीज़ें नहीं करेंगे। अच्छे जो टॉपिक्स हैं उनकी बात करेंगे। और इवन इस पूरी PDF के अंदर ही अच्छे टॉपिक्स और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो बताए गए हैं। क्योंकि बेसिक तो हम पढ़ते हैं बीपीएड MPEd में, पर उसके अलावा आपको एडवांस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर बार जो लेवल है एग्जाम का वो बढ़ता जा रहा है। आप देख ही रहे होगे हर बार क्वेश्चंस जो है वो एक लेवल ऊपर आ रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना होगा। साथ में मैं आपको बता देती हूँ कि हर टॉपिक के बाद में जो भी पिछले 4 से 5 साल के पेपर हैं उनको एनालाइज करके वो हमने टॉपिक वाइज हर टॉपिक के नीचे ही इसमें हमने PDF में वो डाले हुए हैं विद आंसर। तो आप उसको पढ़ने के बाद में उन क्वेश्चंस को भी देख सकते हो, लगा सकते हो। तो आपको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा कि आपने जो पढ़ा है वैसे टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आपको भी थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आएगा अपनी पढ़ाई को लेके। तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ से। स्ट्रेंथ हमारा क्या एक कंपोनेंट है जो हमारे बाकी के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एंड्योरेंस हो गया, स्पीड हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, वैसे एक हमारा स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब इसके अंदर के जो सब टॉपिक्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो हम पहले इसी टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन और मीनिंग आपने बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। आप जब से 12th में होंगे, ग्रेजुएशन में आए होंगे, बीपीएड में आए होंगे, तो आपको पता है स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमल फोर्स और टॉर्क a muscle or muscle group can generate. More accurately, it is the neuromuscular system's ability to produce force against resistance. तो जो रेजिस्टेंस होता है, जो लोड होता है, उसके अगेंस्ट में जो आपकी मसल्स हैं, जो आपका ग्रुप ऑफ मसल है, वो फोर्स जो जनरेट करता है उसी को हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। Resistance training enhance neuromuscular capacity, improving sports performance by increasing strength. अब जैसे आप इस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो, हर गेम में इंपॉर्टेंट होती है। वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बोल लो, चाहे वो एंड्योरेंस वाले गेम्स हो गए, चाहे वो एजिलिटी वाले गेम्स हो गए, चाहे फ्लेक्सिबिलिटी वाले हो गए, कोई भी टाइप के आपके गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो, आपको स्ट्रेंथ की जरूरत हर पर्टिकुलर एक स्पोर्ट्स में पड़ती है। तो जो आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो तो आपकी इससे न्यूरोमस्कुलर कैपेसिटी भी इंप्रूव होती है और जो आपकी परफॉर्मेंस है पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में वो भी इंप्रूव होती है। स्ट्रेंथ इज क्रूशियल फॉर एथलेटिक परफॉर्मेंस अक्रॉस वेरियस स्पोर्ट्स लाइक स्प्रिंटिंग, फुटबॉल, सॉकर, वॉलीबॉल, आइस हॉकी, रग्बी एक्सेट्रा। तो जितने भी आपके गेम्स हैं उनमें ये इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द मैक्सिमल फोर्स अ मसल और मसल ग्रुप कैन जनरेट अगेंस्ट अ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की हमने बात कर ली है। अब स्ट्रेंथ के बारे में हम थोड़ा सा अगर हम पीछे जाके देखें तो कुछ चीज इंपॉर्टेंट बातें दी हुई हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटर एबिलिटी इन स्पोर्ट्स बिकॉज ऑल मूवमेंट्स इन स्पोर्ट्स कॉज बाय मसल कॉन्ट्रैक्शन। आपको पता है कि जब भी कोई मूवमेंट कर रहे हो आपका, तो आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन की पूरी एक थ्योरी होती है जिसका नाम आपको पता ही होगा, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसकी बात हम
फिजियोलॉजी वाला जो हमारा टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, उसके अंदर हम पूरी करेंगे। तो जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, वही जब हम स्ट्रेंथ का कोई भी कहीं यूज कर रहे हैं तो मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती हैं, शॉर्टनिंग, लेंथनिंग होती है, तभी हम किसी मूवमेंट को परफॉर्म कर पाते हैं। देयरफॉर स्ट्रेंथ इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑल मोटर एबिलिटीज, टेक्निकल स्किल एंड टैक्टिकल एक्शंस। तो जितने भी टेक्निकल स्किल्स हो गए, टेक्निकल एक्शंस हो गए, सबका एक मेल जोल करके मोटर एबिलिटीज का हम से स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ हैज ऑलमोस्ट सर्टेनली been the greatest factor to enhance performance in sports, but it is not a new concern. Theories of the best way to build the strength date back at least to ancient Greek times. तो आपने एक मीलो का नाम सुना होगा, जो हमारे आपको एंशियंट हिस्ट्री में जिनके बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। मीलो रिपीटेडली कैरिड अ स्मॉल काफ एवरी डे फ्रॉम द डे इट वाज बॉर्न। तो जो एक काफ थी छोटी सी, वो जब से बॉर्न हुई तब से लेकर जब तक वो फुली ग्रोन नहीं हो गई, एकदम बड़ी हो गई, जो छोटा सा गाय का बछड़ा होता है वहां से लेके पूरी जो उसकी बड़े होने की स्टेज तक होती है, तो जब से वो बॉर्न हुई वो उसको क्या करते थे, उसको उठाते थे, और जैसे जैसे वो हैवियर होती गई, बड़ी होती गई और ज्यादा उसमें वजन होता गया, तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी इंप्रूव होती गई। क्योंकि आप 2.5 किलो का डंबल उठा रहे हो, फिर 5 किलो का, फिर 10 किलो का, फिर 12.5, 15, ऐसे जब जैसे जैसे बढ़ाते हो तो आपकी स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होती है। तो ये उस टाइम पे भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते थे, भले ही उनको ये कॉन्सेप्ट ना पता हो जो अभी हम पढ़ते हैं इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के साथ में, या फिर इसका रेलेवेंस या फिर इम्पोर्टेंस, तो उन लोगों को पहले से ही पता थी, वो इन चीजों को करते थे। मिलो स्ट्रेंथ लेवल इंप्रूव्ड इन रिस्पॉन्स इन फॉर्म ऑफ अर्ली प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जो ये हमारे प्रैक्टिस हैं 1998 में इन्होंने जो पूरी डेफिनेशन दी। तो उनकी एक प्रोग्रेसिव वे में उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हुई। Strength alone will not ensure success in any sport. It is a usable strength that is the key. The strength which can be applied to the body to make it faster, change speed, change the direction of the body movement, put a greater speed into cricket bat or a racket head, और मेक द पुल अप फास्टर एंड लॉन्गर। तो स्ट्रेंथ अकेले काम नहीं करती है, स्ट्रेंथ एक यूजेबल टाइप की स्ट्रेंथ होती है जो बाकी के जो हमारे एक्शंस हैं, मूवमेंट्स हैं, उनमें एक सपोर्टिंग फैक्टर की तरह भी काम करती है। चाहे आपका रैकेट उठाने से लेके उसको हिटिंग करने तक हो गया, या फिर आपका कोई पुल अप करना हो गया लंबे टाइम तक हो गया, तो उसमें आप अपनी बॉडी का वेट उठा रहे हो, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी स्ट्रेंथ और उसके साथ में और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई जो स्ट्रेंथ के बारे में। और फिर हमारा आता है कि वाइल प्लेइंग डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स, द स्पोर्ट्स पर्सन ओवरकम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। अब कोई भी आप गेम खेल रहे हो, कोई भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो एक स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो इन पर्टिकुलर टाइप की स्ट्रेंथ को क्या करता है, इसको ओवरकम करता है। चाहे वो इक्विपमेंट का रेजिस्टेंस हो गया, चाहे वो खुद की बॉडी का, ओन बॉडी का रेजिस्टेंस हो गया, या फिर किसी अपोनेंट का हो गया, या फिर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हो गया। मतलब कि कोई दूसरी जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसको वो ओवरकम करता है स्ट्रेंथ के अंदर, है ना। तो इक्विपमेंट का हो गया, तो जैसे वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, शॉर्टपुट वगैरह में हम करते हैं, तो आप इक्विपमेंट उठा रहे हो तो इक्विपमेंट का रेजिस्टेंस को आप ओवरकम कर रहे हो। बॉडी का हो गया तो चाहे रनिंग हो गया, जंपिंग हो गया, जिम्नास्टिक्स हो गया, वहां पे आप खुद की बॉडी का जो रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम कर रहे हो। फिर अपोनेंट हो गया, तो रेसलिंग या बॉक्सिंग में आप उठा के नीचे से जब बाउट चल रही होती है तो पटकते हो, तो उसमें एक अपोनेंट का रेजिस्टेंस हो गया। फिर है हमारा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, चाहे स्विमिंग हो गई, रोइंग हो गया, कैनोइंग हो गया, इसमें हम फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को ओवरकम कर रहे होते हैं। तो इन सारे के सारे रेजिस्टेंस को हम ड्यूरिंग स्पोर्ट्स या गेम्स में ओवरकम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम इसे स्टार्ट करने से पहले आइसोटोनिक क्या है, डायनामिक क्या है, इन सबको बात करने से पहले हम एक बार, और मेथड्स पे जाने से पहले टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं, जो हमारी बेसिक टाइप की स्ट्रेंथ होती है। उसके अलावा भी बहुत सारे टाइप की स्ट्रेंथ है जो हमको पता होना चाहिए। सो यहाँ से हमारी स्टार्ट है। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। अब देखो, पहले तो आपने जो मेन टाइप की स्ट्रेंथ होंगी वो 3 तरीके की पढ़ी होंगी। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, बचपन से मेरा मतलब है कि आपने जब स्टार्ट किया बीपीएड वगैरह तब से। ठीक है, बचपन से ऐसा मत समझना कि जब से आपने जन्म लिया तब से, तब तो ऑब्वियस है आपने और चीजें पढ़ी होंगी और बाद में जाके डिसाइड किया होगा। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ में मेन टाइप की 3 स्ट्रेंथ हो जाती है हमारी, मैक्सिमम, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारी क्या हो गई, द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स अ मसल कैन जनरेट इन अ सिंगल वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन। एक बार में एक जो आपकी मसल है वो सिंगल वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे हाईएस्ट अमाउंट का जो फोर्स जनरेट कर पा रही है उसी को मैक्सिमम स्ट्रेंथ बोलते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ से आप कैसे समझ सकते हो कि आपने
60 किलोग्राम से आप क्या कर रहे हो, बेंच प्रेस कर रहे हो, ठीक है। इसके आपने आराम से 6 रेपिटेशंस लगा लिए, तो इसको आप अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ नहीं बोलोगे। फिर आपने वेट बढ़ाया, आप गए 70 kg, अब आप सिर्फ 3 ही इसी से रेपिटेशन लगा पा रहे हो, 3 बार रेपिटेशन लगाई बेंच प्रेस में, तो भी ये आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ नहीं है। फिर आपने और बढ़ाया, 80 kg वेट कर दिया, उससे सिर्फ आप एक ही रेपिटेशन लगा पाए, तो इसे आप बोल सकते हो आपकी ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, कि आप एक रेपिटेशन के बाद ना दूसरा रेपिटेशन लगा ही नहीं पा रहे हो, तो वही आपका हो जाता है 1 RM, यानी कि 1 रेपिटेशन मैक्सिमम, एक ही मैक्सिमम रेपिटेशन लगा पा रहे हो, तो ये आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को डिनोट कर रहा होता है। सेकंड होता है, जैसे इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है, पावर लिफ्टिंग, 1 रेपिटेशन मैक्सिमम स्क्वाट, डेडलिफ्ट या बेंच प्रेस, यानी कि एक मैक्सिमम रेपिटेशन लगा पाए आप, चाहे तो स्क्वाट का हो गया, डेडलिफ्ट का हो गया, बेंच प्रेस का हो गया, किसी भी तरीके फॉर्म का, तो उसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ। दूसरा होता है हमारा एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, जिसे हम पावर भी बोलते हैं, ये स्पीड प्लस स्ट्रेंथ दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ होता है हमारा द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मैक्सिमल फोर्स इन अ मिनिमल टाइम, कम से कम टाइम के अंदर में, क्योंकि इसमें स्पीड की बात भी कर रहे हैं हम और स्ट्रेंथ की बात भी कर रहे हैं, तो कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा जो फोर्स प्रोडक्शन कर रहे हो उसी को हम बोलते हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बड़ी यूजफुल होती है, आपने फिजिकल टेस्ट दिए होंगे किसी भी कॉलेज का, तो वहां पे आपको स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करनी होती है, या मेडिसिन बॉल थ्रो करनी होती है, सिटअप्स करने होते हैं, या जंप्स करनी होती है, तो वहां पे आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ काम आती है, ठीक है। सिटअप्स मैंने गलत बोल दिया, उसमें हमारा एंड्योरेंस आ जाएगा, मस्कुलर एंड्योरेंस। तो स्ट्रेंथ की जब हम बात कर रहे हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की, तो इसमें हमारा क्या है कि आप कितनी पावर जनरेट कर पाते हो, कम से कम टाइम में कितनी आप स्ट्रेंथ प्रोड्यूस कर पा रहे हो, कितनी फोर्स प्रोड्यूस कर पा रहे हो, उसी को हम एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। जैसे कि ओलंपिक वेट लिफ्टिंग हो गया, स्नैच या क्लीन एंड जर्क करते हैं, शॉर्ट पुट का मूवमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ काम आएगी। अब इनको इम्प्रूव करने के लिए, ये पर्टिकुलर टाइप की जो स्ट्रेंथ है, इनको कौन से मेथड से हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। तो जैसे कि एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के लिए तो आपको बहुत ही एकदम ये बड़ा वैसा टाइप का टॉपिक है कि आपको पता ही होगा, क्योंकि आपने इसकी ट्रेनिंग भी कर रखी होगी। अगर आपको अपनी स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में इम्प्रूव करनी है, आपको एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो जनरली बोला जाता है कि स्टेयर्स करो आप ज्यादा से ज्यादा, ब्लॉक ट्रेनिंग करो, जंप्स करो, ब्लॉक जंप्स करो, हडल जंप करो, ऐसी वाले मूवमेंट्स करने के लिए आपको बोला जाता है, तो उससे स्ट्रेंथ जो हमारी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव होती है। फिर आता है हमारा स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, द एबिलिटी टू सस्टेन रिपीटेड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन अगेंस्ट रेजिस्टेंस फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, लंबे टाइम के लिए। एंड्योरेंस आपको पता है कि फटीग की कंडीशन में भी जब लंबे टाइम तक हम किसी काम को करते रहते हैं तो उसे हम एंड्योरेंस बोलते हैं। तो अब उसी एक्सटेंडेड पीरियड के टाइम में, यानी कि लंबे टाइम तक आपका जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करता ही जा रहा है, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में कर रहा है, कंटिन्यूसली कर रहा है एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक, तो उसी को बोलेंगे हम स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ये भी दो टर्म से मिलकर बना है, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस, यानी कि आपको स्ट्रेंथ का यूज भी करना है और लंबे टाइम तक भी यूज करना है, तो इसको बोलेंगे हम स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। इसके एग्जाम्पल में हो गया रोइंग, हो गया लॉन्ग डिस्टेंस, हो गया स्विमिंग, रेसलिंग, ये सारे हमारे आ जाते हैं स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के एग्जाम्पल के अंदर। अब ये तो बेसिक टाइप की 3 स्ट्रेंथ हो गई। फिर हमारी आती है स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। अब कुछ स्पेसिफिक टाइप की स्ट्रेंथ है, जैसे कि स्टार्टिंग स्ट्रेंथ हो गया। स्टार्टिंग स्ट्रेंथ क्या है? एबिलिटी टू ओवरकम इनर्शिया एंड जनरेट फोर्स क्विकली एट अ मूवमेंट इनिशिएशन। मूवमेंट इनिशिएशन से मतलब है कि कोई भी मूवमेंट आपने स्टार्ट किया, इनिशिएट किया, शुरू किया, तो जब आपकी जो बॉडी एक फोर्स जनरेट कर रही है, एक क्विकली फोर्स जनरेट कर रही है, उसी को बोलते हैं हम स्टार्टिंग स्ट्रेंथ। जो आपका इनर्शिया वाली कंडीशन है, इनर्शिया आपको पता होगा, लॉज ऑफ मोशन में आपने पढ़ा होगा, बायोमैकेनिक्स में भी आप पढ़ोगे इसको। इनर्शिया हमारी एक स्टेट होती है जब तक कि कोई दूसरा उस पर फोर्स ना लगे, तो वो उसी कंडीशन में हमारी ऑब्जेक्ट रहती है। अगर कोई बॉल है वो रुकी हुई है ग्राउंड पे, तो वो रुकी ही रहेगी जब तक कि आप उसे किक ना करो या रोल ना करो, तो वो वहीं पे एकदम चिपकी रहेगी अपनी कंडीशन में। अगर कोई रोलिंग ऑब्जेक्ट है, उसको आप रोको ना, तब तक वो रुकेगी नहीं। तो वैसे ही जब ये हम इनर्शिया ब्रेक करते हैं, तो फोर्स लगाते हैं इनिशियल स्टेज पे, तो उसी को बोलते हैं हम स्टार्टिंग स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अ स्प्रिंटर एक्सप्लोडिंग आउट ऑफ अ ब्लॉक। एक जो स्प्रिंटर है ब्लॉक्स पे बैठा हुआ है, 100 मीटर जो 200 मीटर 400 मीटर करता है, वो ब्लॉक पे बैठा हुआ है। ब्लॉक से जैसे ही वो स्टार्ट करेगा, निकलेगा, उस पर्टिकुलर मूवमेंट को बोलेंगे हम स्टार्टिंग स्ट्रेंथ। वहां पे वो एक स्ट्रेंथ लगाएगा निकलने के लिए उस ब्लॉक से, उसी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। फिर हमारी दूसरी आती है एक्सेलरेशन स्ट्रेंथ। एबिलिटी टू इंक्रीज स्पीड और फोर्स प्रोडक्शन आफ्टर द इनिशियल मूवमेंट हैज स्टार्टेड। अब
जो आपका इनिशिएशन था मूवमेंट का, जो स्टार्ट था, स्टार्टिंग स्ट्रेंथ हो गई आपकी खत्म। फिर आपकी आती है इनिशियल मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद में एक फेज होता है एक्सेलरेशन फेज। आपको पता ही है, जैसे आप स्टार्ट करोगे ब्लॉक से तो एक्सेलरेशन फेज आता है, जब आपकी जो बॉडी है वो स्पीड को बढ़ा रही होती है, आप मैक्सिमम उसको स्पीड तक ले जाने की कोशिश करते हो। तो इंक्रीज स्पीड ऑफ फोर्स प्रोडक्शन आफ्टर द इनिशियल मूवमेंट है स्टार्टेड। तो मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ उसके बाद में जो आपकी स्पीड में इंक्रीमेंट आ रहा है, जो आप फोर्स प्रोडक्शन कर रहे हो और अपनी स्पीड को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो, उसी को बोलते हैं हम एक्सेलरेशन स्ट्रेंथ। अब या तो आप इसे ये स्प्रिंटर के एग्जांपल से भी आगे समझ सकते हो कि जब उसने ब्लॉक से निकला और फिर बॉडी को एक्सेलरेट कर रहा है, स्पीड बढ़ा रहा है, तब उसे एक्सेलरेशन स्ट्रेंथ बोल रहे हैं। या फिर अ फुटबॉल प्लेयर एक्सेलरेटिंग आफ्टर द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स विद द बॉल। अब जैसे किसी ने, फुटबॉलर ने बॉल स्टार्ट करी, 2-3 स्टेप चला, फिर तेजी से भागने लगा, तो जो स्टार्टिंग होने के बाद में वो एकदम अपना वो पिकअप बना रहा है, उस पर्टिकुलर टाइम को हम बोल रहे हैं एक्सेलरेशन स्ट्रेंथ। वहीं पे ये वाली स्ट्रेंथ हमारी यूज हो रही है। फिर आती है हमारी इसमें थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेंथ, स्पीड स्ट्रेंथ। एबिलिटी टू प्रोड्यूस फोर्स रैपिडली अंडर द कंडीशन ऑफ हाई वेलोसिटी। हाई वेलोसिटी से मतलब है हाई स्पीड। स्पीड जब आपकी तेज है उस टाइम पे आप फोर्स का प्रोडक्शन कर रहे हो रैपिडली, उसी को बोलते हैं हम स्पीड स्ट्रेंथ। अब देखो, दो टर्म होती हैं, एक है स्पीड स्ट्रेंथ, दूसरी टर्म होती है स्ट्रेंथ स्पीड। दोनों एक जैसे सिमिलर लगती हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। जो हमारे फर्स्ट टर्म होता है वो हमारा डोमिनेटिंग टर्म होता है उसके अंदर, और जो पीछे वाला है वो उससे सपोर्टिंग टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस डेफिनेशन को पढ़ोगे तो हाई वेलोसिटी यानी कि तेज स्पीड में आप क्या कर रहे हो, फोर्स का प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है, तो फोर्स यहाँ पे स्ट्रेंथ का काम कर रही है और हाई वेलोसिटी जो ये है अपने स्पीड का काम कर रही है। तो जब वेलोसिटी हाई है तो ये हमारी फोर्स कम रहेगी, लेकिन ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल में हो जाएगा स्पाइकिंग अ वॉलीबॉल, थ्रोइंग अ जेवलिन, या बॉक्सर जब पंच कर रहे होते हैं, स्ट्रेंथ भी लग रही है और हाई स्पीड भी है, तो ये स्पीड स्ट्रेंथ के अंदर आ जाता है। अब इसी के साथ में दूसरा हम स्ट्रेंथ स्पीड को ही पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया है, स्पीड स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथ स्पीड को। स्पीड स्ट्रेंथ में आपको पता ही चल गया कि फोर्स एट वेरी हाई स्पीड, जो आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हो लेकिन स्पीड यहाँ पे तेज रहेगी। इसमें स्पीड पहले आ रही है और स्ट्रेंथ दूसरा जो पीछे वाला जो पार्ट है वो सपोर्टिव है। फिर इसमें क्या हो गया, एग्जाम्पल में बॉक्सिंग पंच, वॉलीबॉल स्पाइक हमने देख लिया। क्लोजर टू वेलोसिटी एंड लाइट लोड्स फास्ट मूवमेंट। लोड तो इसमें कम रहेगा, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो कम रहेगा, लेकिन मूवमेंट जो है वो फास्ट हो गया, स्पीड से होगा। ठीक है, वहीं अगर हम स्ट्रेंथ स्पीड की बात करें तो स्ट्रेंथ इसमें डोमिनेटिंग हो जाएगा और स्पीड इसमें सपोर्टिव हो जाएगी। जो पीछे वाला है वो सपोर्टिव फैक्टर है। एबिलिटी टू मूव हैवी लोड्स क्विकली तो करना ही करना है, लेकिन लोड्स यहाँ पे हैवी हो जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रेंथ वाला फेज ज्यादा हो जाएगा, स्पीड वाला थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसमें एम्फेसिस ऑन स्ट्रेंथ फर्स्ट देन स्पीड इज सपोर्टिव। फोर्स क्या हो गया इसमें, फोर्स वेलोसिटी स्पेक्ट्रम क्लोजर टू फोर्स एंड, यानी कि हैवियर तो लोड्स होंगे, स्टिल मूव फास्ट, तेजी से कर रहा होगा लेकिन लोड्स उससे कंपैरेटिवली स्पीड से ज्यादा होगा इसमें। तो जो पहला वाला टर्म आता है किसी भी चीज में, वो यहाँ पे हमारा क्या रहता है, डोमिनेटिंग टर्म होता है। इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ओलंपिक लिफ्ट हो गए, शॉर्टपट थ्रो हो गया, ये स्ट्रेंथ स्पीड के अंदर आ जाता है। और अगर इसे सिंपल वे में याद करना है तो स्पीड स्ट्रेंथ हो गया हमारा, लाइट है यानी कि कम लोड है लेकिन फास्ट है। स्ट्रेंथ स्पीड हैवी है और फास्ट भी है, लेकिन इसमें हैवी ज्यादा है लोड वाइज या फिर रेजिस्टेंस वाइज। फिर आता है हमारा फोर्थ कैटेगरी, ये हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, ये स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर। तो चौथी कैटेगरी है इलास्टिक रिएक्टिव स्ट्रेंथ। इलास्टिक रिएक्टिव स्ट्रेंथ क्या होती है, एबिलिटी टू यूज द स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल। स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल भी एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये भी हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है, हमारा इसेंट्रिक से कोसेंट्रिक की तरफ जाते हैं। अब ये क्या है, इसको समझ लेते हैं। योर मसल कैन एक्ट लाइक अ स्प्रिंग। स्प्रिंग होती है, ऊपर जाती है नीचे आती है, उसे खींचो फिर वापस से आ जाती है। तो हमारी जो मसल है वो एक स्प्रिंग की तरह इस वाले पर्टिकुलर स्ट्रेंथ में काम कर रही होती है। पहले तो स्ट्रेच होंगी वो, फर्स्ट स्ट्रेचिंग, इसेंट्रिक फेज आएगा एंड देन बाउंसिंग बैक क्विकली, फिर कोसेंट्रिक फेज आ जाएगा। जैसे कि आप बाइसेप कर्ल करते हो तो पहले उसमें क्या होता है, उसे इसेंट्रिक और कोसेंट्रिक दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला वाला जो फेज है उसमें स्ट्रेचनिंग हो रही होगी मसल्स की, दूसरे वाले में वो कोसेंट्रिक वाले में चले जाएंगी। ठीक है, इसेंट्रिक फेज जो हमारा स्ट्रेच फेज है
मसल लेंथन्स एंड स्टोर एनर्जी लाइक स्ट्रेचनिंग अ रबर। चलो एक रबर बैंड से एग्जांपल से समझते हैं। एक रबर बैंड है आपके हाथ में, उसको आपने तेजी से खींचा, खूब सारा स्ट्रेच किया, तो जो वो स्ट्रेच वाली कंडीशन है उसको बोलते हैं इसेंट्रिक फेज, जहाँ पे उसने एक लेंथ, जो मसल, उसको मसल समझ लो, वो लेंथनिंग हो गई उसकी, यानी कि लंबी हो गई, ठीक है। और उसके अंदर एनर्जी भी स्टोर हो जाती है उसी टाइम पे जब आप उसको रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हो। फिर अगर आप उसे छोड़ दो, जो आपने पूरी स्ट्रेच करी रबर बैंड और उसे आप छोड़ दो, तो क्या होगा, वो छोटी हो जाएगी, शॉर्टनिंग हो जाएगी उसकी, और वापस से वो अपने पुराने वाले फेज में आ जाएगी, और जो नॉर्मल उसकी थी कम, उसकी जो लेंथ थी वो हो जाएगी। तो उस वाले फेज को बोल रहे हैं हम कोसेंट्रिक फेज, या फिर शॉर्टनिंग बोल रहे हैं। मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलीज दैट स्टोर्ड एनर्जी क्विकली। अब जब आपने उसे खींचा था इसेंट्रिक फेज में, लंबा किया था, तब उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई थी। जैसे आप छोड़ोगे तो फटाक से लगती है, किसी को हम मारने के लिए बचपन में गेम खेलते हैं ना, रबड़ को खींचा और फटाक से मार दिया, तो उसके अंदर में एनर्जी स्टोर होती है। तो जैसे आप उसे छोड़ोगे तो एनर्जी फटाक से उसमें से रिलीज होती है, जो कि इसेंट्रिक फेज में स्टोर हो गई होती है। तो इसेंट्रिक और कोसेंट्रिक ये दो फेज होते हैं। यहाँ पे लेंथनिंग हो रही है इसेंट्रिक में, और कोसेंट्रिक में शॉर्टनिंग हो रही है। आई होप इस एग्जांपल से आपको समझ आया होगा। फिर और एग्जांपल्स क्या है, जंपिंग ऑफ अ बॉक्स एंड इमीडिएटली जंपिंग अप अगेन। तो डेप्थ जंप्स आप जो करते हो, आपने की होंगी परफॉर्म, तो बॉक्स पे आप जंप कर रहे हो, वापस से उतरे, फिर जंप किया अगेन एंड अगेन, तो ये भी हमारे एक एग्जाम्पल होता है इलास्टिक रिएक्टिव स्ट्रेंथ का। फिर रिबाउंडिंग हो गया बास्केटबॉल के अंदर, या फिर स्प्रिंटिंग स्ट्राइड हो गए। जब कोई भी स्प्रिंटर है, उसके लेग व्हेन दे स्ट्राइक द ग्राउंड एंड पुश ऑफ क्विकली, तो जब वो दौड़ रहा होता है तो उसका जो लेग्स होते हैं वो स्ट्राइक करते हैं ग्राउंड पे, और वापस से फिर पुश ऑफ करते हैं तेजी के साथ में। तो उसी को वो ये यहाँ पे यूज हो रही है हमारी इलास्टिक रिएक्टिव स्ट्रेंथ, ठीक है। मसल इलास्टिक हो रही है, लंबी हो रही है, फिर रिएक्ट कर रही है, और फिर वो कॉन्सेंट्रिक फेज में जा रही है। इसको बोलते हैं हम इलास्टिक रिएक्टिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट टाइप है हमारी स्टेबलाइजेशन स्ट्रेंथ, एबिलिटी टू मेंटेन जॉइंट एंड पोस्चरल stability under force application, keeping your joints and posture stable so you don't lose balance or get injured while performing an action। तो ये वाली हमारी टाइप की कैसी स्ट्रेंथ है, जहाँ पे आपकी जो पोस्चर है, आपके जॉइंट्स हैं, उसको मेंटेन करने के लिए, स्टेबल करने के लिए ये वाली स्ट्रेंथ हमारी बॉडी में लगती है, ताकि आप इंजरी ना हो जाए। आपने कोई फ्रंट रोल किया, बैक रोल किया, या फिर आपने कोई भी समरसॉल्ट किया, कोई एक्शन कर रहे हो, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो स्ट्रेंथ यूज होती है बॉडी में, उसी को बोलते हैं हम स्टेबलाइजेशन स्ट्रेंथ। स्मॉल स्टेबलाइजर मसल्स लाइक योर कोर मसल, हिप, शोल्डर, एंकल्स कीप जॉइंट्स इन द राइट पोजीशन। तो जो हमारे स्टेबलाइजर मसल्स होती हैं, जो बॉडी पार्ट्स को स्टेबलाइज करने का हेल्प करती हैं, जैसे कोर की, हिप्स की, शोल्डर की, एंकल की, ये हमारे जॉइंट्स को सही पोजीशन में रखने में हेल्प करती हैं। लार्जर मसल देन प्रोड्यूस मूवमेंट सेफली एंड एफिशिएंटली। और जो हमारी लार्जर मसल्स होती हैं, बड़ी मसल्स होती हैं, वो जो भी हम मूवमेंट्स कर रहे होते हैं उन्हें सेफली और एफिशिएंटली, इफेक्टिवली कराने में हेल्प करती हैं। तो इसके भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि होल्डिंग अ प्लैंक हो गया, मेंटेनिंग बैलेंस इन अ सिंगल लेग स्क्वाट, आप एक पैर से एक सिंगल लेग से स्क्वाट कर रहे हो, या जिम्नास्टिक्स के कोई भी मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो, तो उस टाइम पे हमारी स्टेबलाइजेशन स्ट्रेंथ बॉडी में यूज होती है, ताकि हमारा बॉडी का पोस्चर, जॉइंट, सारी चीजें स्टेबलाइज रहे, ठीक है। फिर हमारी कुछ और रिलेटेड टाइप की स्ट्रेंथ है। इसमें हमारी रिलेटिव स्ट्रेंथ, इट इज अ अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ यू हैव इन योर रिलेशन टू योर बॉडी वेट। अब दो तरीके की आपने स्ट्रेंथ सुनी होंगी, रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट। दोनों एक जैसी टाइप की सुनने में लगती हैं, लेकिन थोड़ी सी डिफर करती हैं एक दूसरे से। रिलेटिव स्ट्रेंथ के अंदर क्या होता है, हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर कंपेयर टू हाउ हैवी यू आर, ठीक है। कि आपका जो ये बॉडी वेट पे डिपेंड करती है, कि आप बॉडी के रिलेशन में, बॉडी वेट के रिलेशन में कितना वेट उठा रहे हो, उस पर डिपेंड करता है रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब इसे थोड़ी आसान भाषा में समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। टू एथलीट माइट लिफ्ट द सेम वेट, बट द लाइटर वन हैज बेटर रिलेटिव स्ट्रेंथ बिकॉज दे लिफ्ट मोर कंपेयर टू देयर बॉडी साइज। एक कोई पर्सन है 50 किलोग्राम का, और उसने 50 किलोग्राम ही वेट उठाया। दूसरा जो इंसान है वो 45 किलोग्राम का है, और उसने भी 50 किलोग्राम वेट उठाया। तो किसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? उस पर्सन की जिसका बॉडी का वेट कम है, क्योंकि इन्होंने उठाया तो दोनों ने सेम वेट, लेकिन इसका बॉडी वेट कम था, तो जिसका बॉडी वेट कम था उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा है,
ठीक है, क्योंकि कंपैरेटिवली अपने बॉडी साइज के उसने ज्यादा वेट उठा लिया दूसरे वाले के कंपैरिजन में। और इसको अगर आपको निकालना है तो स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय बॉडी वेट, जितना आपने उठाया उसको डिवाइड कर लो तो बॉडी वेट से, तो वो आपकी निकल आती है रिलेटिव स्ट्रेंथ। ठीक है, सिमिलर कोई अगर वेट उठा रहा है लेकिन जो उनका बॉडी वेट है दोनों का आपस में जिसका कम होगा उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा मानी जाएगी। ठीक है, वैसे ही दूसरा एग्जांपल लें तो जैसे किसी ने मान लो 65 किलो का कोई इंसान है, उसने उठाया 80 किलोग्राम वेट, और दूसरा जो पर्सन है उसका बॉडी का वेट 50 किलोग्राम है लेकिन उसने भी 80 किलो वेट उठा लिया। ठीक है, तो अब अगर इनको हम देखेंगे कंपेयर करके तो जिसका बॉडी वेट कम था उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो ये हमारी सिंपली रिलेटिव स्ट्रेंथ हो गई। इसके एग्जाम्पल में जिमनास्ट वेइंग 50 किलोग्राम होल्डिंग देयर बॉडी ऑन रिंग्स, या फिर जो रॉक क्लाइंबर्स होते हैं वो अपनी बॉडी को पुल कर रहे होते हैं अपवर्ड, तो जिसका कम होगा बॉडी वेट वो अच्छे से क्लाइंब कर पाएगा क्योंकि ऑब्वियस है उसको अपनी बॉडी का वेट उठाना पड़ रहा है, तो कम वेट वाले की अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, दूसरा होता है हमारा एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ का बॉडी वेट से कोई भी लेना देना नहीं होता है, आपने कितना ज्यादा वेट उठाया, मैक्सिमम वेट उठाया, उससे यहाँ पे हम चेक करते हैं। जिसने मैक्सिमम वेट उठाया उसकी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ हम ज्यादा मानेंगे। दो कोई पर्सन है जिसने एक ने 300 किलोग्राम वेट उठाया और दूसरे वाले ने 200 या 250 किलोग्राम उठाया, तो जिसने ज्यादा उठाया उसकी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स अ पर्सन कैन प्रोड्यूस नो मैटर देयर बॉडी वेट, फोकसेस ओनली द मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस, यानी कि इसे मैक्सिमम फोर्स भी बोल सकते हो या मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो। इन अदर वर्ड्स हाउ मच वेट यू कैन लिफ्ट और पुश इन टोटल विदाउट कंपेयरिंग इट टू योर बॉडी साइज। बॉडी साइज से कंपेयर नहीं करना है, मैक्सिमम वेट आपने कितना उठाया वो यहाँ पे चेक किया जाएगा। पावर लिफ्टिंग में 120 किलोग्राम एथलीट स्क्वाटिंग 300 किलोग्राम, टोटल फोर्स इज मेजर्ड नॉट कंपेयर टू द बॉडी वेट। अब मान लो कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, अब उसमें तो यही होता है ना कि कोई कैटेगरी हो गई 45 की कैटेगरी हो गई या 50 की कैटेगरी हो गई, उसमें जो सबसे ज्यादा वेट उठाएगा वो विनर हो जाएगा। तो जो सबसे ज्यादा वेट उठा रहा है वो उसकी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, 45 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में एक ने उठा लिया 250 किलोग्राम, दूसरे ने उठाया 300 किलोग्राम, तो इसकी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ ज्यादा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ भले ही दूसरे वाले की ज्यादा हो लेकिन यहाँ पे वेट किसने उठाया वो यहाँ पे देखा जाएगा, तो उसकी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। आई होप दोनों में आपको कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। फिर हमारी आती है आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। अब ये 3 तरीके की स्ट्रेंथ आपने पढ़ी होंगी, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, ये वही स्ट्रेंथ है। आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ होती है फोर्स प्रोड्यूस विदाउट चेंजिंग मसल लेंथ। आइसो का मतलब है सेम, मेट्रिक का मतलब है लेंथ। सेम लेंथ मतलब कि यहाँ पे कोई भी लेंथ में चेंज नहीं होगा, स्टैटिक रहेगी। जैसे कि आपने प्लैंक होल्ड किया तो आपका मूवमेंट नहीं हो रहा है, किसी भी मसल का होल्ड करके रखे हुए एक स्टैटिक पोजीशन में, तब मसल में आपकी कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। जब मसल लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा है तब उसे बोलते हैं हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। वॉल सिट कर लिया आपने, यानी कि स्क्वाट पोजीशन में आप वॉल के अगेंस्ट में बैठ गए, तो वहां पे कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो, आप स्टैटिक पोजीशन में हो, उसको बोलेंगे हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। होल्डिंग अ रेसलिंग ग्रिप, ग्रिप को आपने होल्ड कर लिया। पुशिंग अगेंस्ट एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट, या फिर आपने किसी कोई वॉल है या भारी सी कोई वस्तु है जो मूव नहीं कर सकती, उस पर आप फोर्स लगा रहे हो खूब सारा, तो आपकी मसल्स में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो उसे हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ बोलेंगे। फिर हमारी सेकंड होती है डायनामिक स्ट्रेंथ या फिर आइसोटोनिक स्ट्रेंथ बोल सकते हो आप इसे। इसमें मसल का जो लेंथ है वो चेंज होता है। फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग मूवमेंट एंड मसल लेंथ चेंजेस। इसेंट्रिक और कोसेंट्रिक, 2 तरीके की यहाँ पे चेंज होती है हमारी मसल लेंथ के अंदर, अभी इसको भी हम समझेंगे। तो जिसमें भी आपकी मसल का लेंथ है वो चेंज हो रही है जिन भी मूवमेंट्स में, उनको बोलते हैं हम आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। जैसे कि बेंच प्रेस हो गया, बेंच प्रेस में आप एक बार उसको पुश कर रहे हो रॉड को ऊपर, फिर नीचे लेके आ रहे हो, तो आपकी जो मसल्स हैं वो चेंज हो रही है लेंथ जो उसकी है। बाइसेप कर्ल हो गया, कर्लिंग कर रहे हो आप, ठीक है, तो उस टाइम पे भी क्या हो रहा है, मसल में इसेंट्रिक और कोसेंट्रिक 2 तरीके की स्ट्रेंथ लग रही हैं जो हमारी आइसोटोनिक स्ट्रेंथ के अंदर आती है, और इसके अंदर आपकी मसल की लेंथ चेंज हो रही है। ठीक है, अब अगर इसके टाइप्स की बात करें आइसोटोनिक के, तो इसके 2-3 टाइप हैं, कोसेंट्रिक स्ट्रेंथ और इसेंट्रिक स्ट्रेंथ। कोसेंट्रिक में हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, पहले भी हम देख चुके हैं, मसल की शॉर्टनिंग हो रही है। जब भी कोई रेजिस्टेंस आप ले रहे हो, कोई लोड उठा रहे हो, कोई रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में काम कर रहे हो, तब क्या हो रहा है, आपकी मसल की शॉर्टनिंग हो रही है, यानी कि छोटी हो रही है। जैसे कि आपने एक डंबल लिया, उससे बाइसेप कर्ल किया,
तो कर्लिंग के टाइम पे क्या हो रहा है, आपकी मसल की शॉर्टनिंग हो रही है, उसको बोल रहे हैं हम कोसेंट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, और इसमें जो मसल की फोर्स है वो रेजिस्टेंस से ज्यादा होती है। अगर आपकी मसल ज्यादा फोर्स लगाएगी तभी तो उस रेजिस्टेंस को आप ऊपर तक उठा पाओगे। आपने 5-10 किलो का डंबल उठाया, आपकी मसल खूब सारा फोर्स लगाएगी तभी वो ऊपर तक आ पाएगा। अगर आपकी मसल में ज्यादा फोर्स नहीं होगी तो उस रेजिस्टेंस को आप उठा ही नहीं पाओगे। इसलिए इसमें कोसेंट्रिक के टाइम पे मसल का फोर्स ज्यादा होता है रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में। फिर इसेंट्रिक स्ट्रेंथ में क्या होता है, लेंथनिंग होती है। अब आपने कर्ल कर लिया बाइसेप को, अब वापस से आप उसे नीचे लेके जा रहे होते हो, तो जो आपकी जो रेजिस्टेंस है उसका टेंशन उस पर लग रहा होता है। ठीक है, तो मसल क्या होती है, लेंथनिंग हो रही होती है। इसके अंदर मैकेनिज्म क्या होता है, मसल का जो फोर्स है वो रेजिस्टेंस से कम हो जाता है, क्योंकि आप नीचे की तरफ लेके जा रहे हो, टेंशन बढ़ रही है हाथ में और रेजिस्टेंस नीचे की तरफ जा रहा है, तभी आप उसको नीचे हाथ को वापस से स्ट्रेट कर पाओगे। तो यहाँ पे इसेंट्रिक स्ट्रेंथ लग रही है। तो दो स्ट्रेंथ हो गई, कोसेंट्रिक जहाँ पे शॉर्टनिंग हो रही है मसल की, और इसेंट्रिक जहाँ पे लेंथनिंग हो रही है मसल की। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, लोअरिंग अ डंबल स्लोली इन अ बाइसेप कर्ल, या फिर लैंडिंग फ्रॉम अ जंप, तो क्वाड्रिसेप लेंथनिंग हो रही है अंडर लोड, या फिर डिसेलरेटिंग इन स्प्रिंटिंग। फिर हमारी आती है ऑटोजोनिक स्ट्रेंथ। इसको एक सब टाइप की तरह भी बोल सकते हैं, जो दोनों हमारी कोसेंट्रिक या इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, जब साथ में हम एक साथ कॉम्बिनेशन में इसको कर रहे हैं और रेजिस्टेंस या फिर टेंशन वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उस टाइम पे ऑटोजोनिक स्ट्रेंथ हमारी काम करती है। जैसे एग्जाम्पल में, यूजिंग रेजिस्टेंस बैंड वेयर टेंशन चेंजेस थ्रू आउट द मूवमेंट। अब धीरे धीरे आप वहां पे जब टेंशन चेंज होगी रेजिस्टेंस बैंड की, तो क्या होगा, आपकी उसको ऑटोजोनिक स्ट्रेंथ बोलेंगे, जहाँ पे कोसेंट्रिक और इसेंट्रिक का एक कॉम्बिनेशन स्ट्रेंथ से कहा जाता है। फिर हमारी आती है नेक्स्ट टाइप की, आइजो काइनेटिक स्ट्रेंथ। आइसोकाइनेटिक स्ट्रेंथ क्या है आपको पता है, फिक्स्ड रेंज ऑफ मोशन में जब हम किसी भी पर्टिकुलर मूवमेंट को कर रहे होते हैं तब उसे हम आइसोकाइनेटिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। जैसे कि फिक्स मशीन्स होती हैं आपके जिम में, आपने बटरफ्लाई होगी, आपने यूज करी होगी, रोइंग करी होगी, तो उसमें क्या होता है, फिक्स रेंज तक वो मशीन जाती है, फिर वहां से आप वापस से उस मोशन को कर रहे होते हो। तो फुल रेंज ऑफ मोशन जहां भी जा रहा है, एक फिक्स कॉन्स्टेंट मोशन है, तो उसको हम आइसोकाइनेटिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट विद मैक्सिमम फोर्स थ्रू आउट द फुल रेंज ऑफ मोशन एट अ कांस्टेंट स्पीड। अब ये जो हमारी स्ट्रेंथ है, ये कहाँ यूज करी जाती है, यूज्ड मेनली इन रिहैब एंड साइंटिफिकली स्ट्रेंथ टेस्टिंग। जैसे कि एसीएल इंजरी हो जाती है तो क्वाड्रिसेप हैमस्ट्रिंग की रिकवरी के लिए, उनको टेस्ट करने के लिए स्ट्रेंथनिंग को यहाँ यूज कर सकते हैं। नॉर्मली हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी आइसोकाइनेटिक स्ट्रेंथ पे भी काम करते हैं, जब आप मशीन्स पे ट्रेनिंग कर रहे होते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइप की स्ट्रेंथ होती है हमारी फंक्शनल स्ट्रेंथ। फंक्शनल स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ अप्लाइड इन स्पोर्ट्स स्पेसिफिक और रियल लाइफ एक्टिविटीज रिक्वायरिंग मल्टीपल मसल ग्रुप्स टू वर्क टुगेदर, स्ट्रेंथ दैट इज प्रैक्टिकल एंड यूजफुल फॉर मूवमेंट्स यू एक्चुअली डू इन स्पोर्ट्स और डेली लाइफ। फंक्शनल, फंक्शन से नाम समझ में आ रहा होगा कि जो भी आप दिनचर्या के काम कर रहे हो या फिर स्पोर्ट्स में कोई पर्टिकुलर मूवमेंट कर रहे हो, तो ये एक्चुअली में जो स्ट्रेंथ यूज हो रही है उसको हम फंक्शनल स्ट्रेंथ बोलते हैं। जो प्रैक्टिकली आप यूज कर पा रहे हो, यूजफुल है आपके मूवमेंट्स में, स्पोर्ट्स में या डेली लाइफ में, उसी को हम फंक्शनल स्ट्रेंथ बोलते हैं। इट यूजेस मल्टीपल जॉइंट्स एंड मसल ग्रुप्स वर्किंग टुगेदर। तो आपके सारे मसल्स जॉइंट एक साथ में कोई भी पर्टिकुलर मूवमेंट करने के लिए काम कर रहे होते हैं, उसी को हम फंक्शनल स्ट्रेंथ बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, कैरिंग ग्रोसरीज, आप कोई सामान खरीदने गए, ग्रोसरी खरीदने गए, एमएमए ग्रैपलिंग हो गई या क्रॉसफिट मूवमेंट्स हो गए, तो उसमें पूरी फंक्शनल स्ट्रेंथ आपकी काम करती है। ठीक है, ये आपके बेसिक टाइप के स्ट्रेंथ के टाइप्स हो गए सारे। अब ये कैटेगरी वाइज मैंने एक टेबल भी बना दी है कि आपकी जो जनरल स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम एक्सप्लोजिव और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस थी। फिर हमारी जो स्पेसिफिक स्ट्रेंथ थी, अप्लाइड स्ट्रेंथ थी, उसमें हमने स्टार्टिंग स्ट्रेंथ, एक्सेलरेशन स्ट्रेंथ, स्पीड स्ट्रेंथ, इलास्टिक रिएक्टिव स्ट्रेंथ और स्टेबलाइजेशन स्ट्रेंथ पढ़ी। इनके बारे में और इनके एग्जाम्पल यहाँ सामने दिए हुए हैं। फिर रिएक्टिव वर्सेज एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ है। फिर कॉन्ट्रैक्शन बेस्ड हमने पढ़ी 3, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक, जिसके सब पार्ट से आइसोटोनिक के कॉन्सेंट्रिक, इसेंट्रिक और ऑटोजोनिक। फिर आइसोकाइनेटिक स्ट्रेंथ थी और लास्ट में फंक्शनल स्ट्रेंथ। तो ये पूरी एक टेबल है, इसको भी आप गो थ्रू कर सकते हो, तो एक ही में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपके पास में नीचे चैट बॉक्स है, वहां पूछ सकते हो। बाकी अच्छे से डिटेल में जब और क्लास होगी तब वहां पे पूरा प्रॉपर सीक्वेंस वाइज हम टॉपिक पढ़ेंगे और वहां पे सारी चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, फिर है हमारा मेथड्स ऑफ अप्लाइंग रेजिस्टेंस।
अगर आपको रेजिस्टेंस अप्लाई करना है तो क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं उसके, या फिर हम उन्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टूल्स भी बोल सकते हैं। अगर आपको रेजिस्टेंस देना है तो बॉडी वेट का रेजिस्टेंस हो सकता है कि आपका खुद का बॉडी वेट, उससे आप पुशअप्स कर रहे हो, पुलअप्स कर रहे हो, ठीक है, या फिर ग्रेविटी के अगेंस्ट में कोई वर्क कर रहे हो, तो यहाँ पे बॉडी का वेट को हम एज अ रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। इसमें जो इफेक्टिवनेस है वो मॉडरेट टू हाई रहती है। इलास्टिक बैंड्स की हेल्प से आप यूज कर सकते हो रेजिस्टेंस, या वेटेड ऑब्जेक्ट्स हो गए यानी कि मेडिसिन बॉल्स हो गई, सैंड बैग्स, केटल बेल्स, इनके थ्रू भी आप रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकते हो और अपने आप को ट्रेन कर सकते हो रेजिस्टेंस के लिए या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए। फिर वेट मशीन्स हो गई, ठीक है, वेट मशीन्स हो गई, फ्लूइड रेजिस्टेंस हो गया, वाटर बेस्ड भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है आजकल, वो आप कर सकते हो। फ्री वेट्स के साथ कर सकते हो, डंबल्स बारबल्स के साथ, और आइसोमेट्रिकली भी आप कर सकते हो। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को कर सकते हो। फिर ये एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था जून 2024 वाले में, ठीक है, चलो इसका आंसर आपको देना है। मैं 10 सेकंड के लिए पॉज कर लेती हूँ, आप इसे पढ़ लो। द एबिलिटी टू रैपिडली स्विच फ्रॉम एन इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन टू कोसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन नोन एज। अभी हमने सारी टाइप की स्पीड पढ़ स्ट्रेंथ पढ़ ली, स्टार्टिंग स्ट्रेंथ, स्पीड स्ट्रेंथ, इलास्टिक रिएक्टिव स्ट्रेंथ और स्टेबलाइजेशन स्ट्रेंथ। अब इसको देख के आप आराम से अनुमान लगा सकते हो कि कौन सी वाली टाइप की स्ट्रेंथ का ये डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। जब इसेंट्रिक से कॉन्ट्रैक्शन से कोसेंट्रिक में स्विच करते हैं तो कौन से टाइप की हमारी, स्विच लिखा हुआ है यहाँ पे तो आप इसको पढ़ना, स्विच करते हैं तो कौन सी टाइप की यहाँ पे स्ट्रेंथ होती है। स्टार्टिंग स्ट्रेंथ पे हमने क्या पढ़ा था कि जो इनिशियल लेवल पे होती है, तो इनिशियल जैसा तो कुछ भी नहीं है तो ये नहीं होगी। स्पीड स्ट्रेंथ हमने पढ़ा था कि स्पीड जिसमें डोमिनेटिंग होती है और स्ट्रेंथ लंबे टाइम तक कर रहे होते हैं हम जब, और क्विकली उसमें परफॉर्म करते हैं, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दे रखा है, स्विच करने के लिए दिया हुआ है तो ये भी नहीं होगा। फिर हमारी इलास्टिक रिएक्टिव और स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन में आपने पढ़ा था जॉइंट्स को, मसल्स को, एक पोस्चर को स्टेबलाइज करने के लिए होती है, तो ये स्टेबलाइजेशन भी नहीं होगा। लास्ट बचा आपका इलास्टिक, तो इलास्टिक रिएक्टिव स्ट्रेंथ के अंदर हमने पढ़ा था जो इसेंट्रिक से कोसेंट्रिक में स्विच करती है रैपिडली, उसको हम इलास्टिक रिएक्टिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। ये हमने पढ़ा था इलास्टिक वाली में, कहाँ गई ये, एबिलिटी टू यूज स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल इसेंट्रिक टू कोसेंट्रिक। इसमें हम क्या कर रहे हैं, योर मसल एक्ट लाइक फर्स्ट स्ट्रेचिंग इसेंट्रिक एंड देन बाउंसिंग बैक क्विकली टू कोसेंट्रिक। तो ये बेसिकली हो गए इलास्टिक रिएक्टिव स्ट्रेंथ, ठीक है। ये यहाँ पे भी दिया हुआ है, रैपिड स्विच फ्रॉम इसेंट्रिक टू कोसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो ऐसे ही बाकी के, अब जैसे 2024 में आ गया जून वाले में, तो बाकी टाइप की स्ट्रेंथ का भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेशन आ सकती है, आपसे पूछेगा तो आपको आंसर करना होगा। तो इसका एग्जाम आंसर है 3। तो ऐसे ही करके जो भी क्वेश्चंस हैं आए हुए हैं, चाहे जून 2024 में हो, चाहे रिसेंट वाले पेपर हो, पुराने पेपर हो, उन सबके हर टॉपिक के नीचे मेंशन किए गए हैं आपके क्वेश्चंस विद आंसर, तो आप इनको भी आराम से कर सकते हो। फिर हमारा जो अगला टॉपिक है इसी में, ट्रेनिंग वॉल्यूम, ट्रेनिंग इंटेंसिटी और रेपिटेशंस, वो कैसे कैसे होते हैं, ये वेरिएबल्स हैं जो हम स्ट्रेंथ के अंदर पढ़ते हैं, इनके बारे में तो यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वो वीडियो भी आपकी एज अ डेमो लेक्चर ही रहेगी, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। और इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें भी मैं बताऊंगी जो आपकी पीरियडाइजेशन में फेजेस होते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के, जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बड़ा ही हॉट टॉपिक टाइप का है, तो उसके बारे में कैसे फेजेस डिवाइड रहते हैं स्ट्रेंथ के, उसके बारे में। तो 2 से 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं अगली वीडियो में, उसको जरूर देखना। भले ही आप बैच लो ना लो, आपको एग्जाम में हेल्प हो जाएगी, तो आप उसको आराम से देख लेना और पढ़ लेना। ऐसी करके बहुत सारी चीजें पूरा अच्छे से आप ऊपर देख ही रहे हो, 150 पेज की पीडीएफ है ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की। अच्छी अच्छी जो बुक्स हैं आपकी, जो मेजर बुक्स हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की, उनसे सबसे पढ़ने के बाद में और एकदम प्रिसाइज कंसाइज करने के बाद में सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे इन नोट्स में प्रोवाइड की गई हैं। तो इस बात को तो बिल्कुल भी चिंता मत करना कि कंटेंट कैसा होगा, एकदम एग्जाम में जैसा आता है टू द पॉइंट आपको वैसा ही मिलेगा इसमें, और कहीं भी आपको किताबें पलटने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात आपकी ये है कि जो बैच होगा, कोर्स होगा, उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए अगर आप इनिशियल लेवल पे हो। जैसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो अभी बीपीएडी कर रहे होंगे, जो इस बैच को देख रहे होंगे या देखेंगे, या फिर आप मास्टर्स में हो सकते हो, या पीएचडी में आपने एनरोल कर लिया हो, या आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो अगर आप
बेसिक लेवल पे हो, बीपीएड लेवल पे, और आप सोच रहे हो कि मैं अभी से पढ़ लेता हूँ, तो उस टाइम पे ही आप उन बुक्स को पढ़ सकते हो, जिससे आपको और डीप नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है। अब और जो मास्टर्स और पीएचडी लेवल पे हैं, जो अभी भी नेट या जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए हमने प्रिसाइजली यहाँ पे ला के रख दिया कि अब आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक किताब ही 300-300 पेज की होती है, तो इतना कौन पढ़ेगा। और यहाँ पे 3-4 बुक्स का मिक्सचर है इस पूरी पीडीएफ में, तो आप आराम से इसके प्रिंट आउट निकालो, आराम से पढ़ाई करो, यहाँ वीडियोस देखो, सब कुछ आपको इजीली करा दिया जाएगा। और जितने भी बच्चे इस बैच में एनरोल करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि सबकी सब नेट और जीआरएफ इसमें क्वालिफाई करें और सबके बहुत ही अच्छे मार्क्स आए। तो यहाँ से ट्रेनिंग वॉल्यूम से हम अगली वाली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।